हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर वीडियो में हम पीटीपी 2025 जो कि प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है हमारी, और हमारा टारगेट है इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट करना, क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है रिगार्डिंग द 2025 प्रीलिम्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से करें, आपको टाइमली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए। अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और जनरल पर्पज़ के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन, आज जो टॉपिक हमें कवर करना है पेमेंट सिस्टम और पेमेंट इकोसिस्टम के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक है। यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में 6 क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि यहाँ एसेंशियल मटेरियल में आपको ये कवर नहीं हो पाएगा, NCERT वगैरह आपको यहाँ से कवर नहीं करा पाएगी। इट इज़ 95% डिपेंडेंट ऑन द करंट अफेयर। ये आपको करंट अफेयर कवर करने के लिए इंस्पायर करेगा, और करंट अफेयर पढ़ने का ज़रूरत क्यों है यहाँ से आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2017 में जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जो न्यूज़ में बार बार रहता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में हेल्प करती है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज NPCI लॉन्च्ड रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। क्या NPCI ने रुपे कार्ड स्कीम लॉन्च किया है? तो सेकंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, और फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए NPCI का ही काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन सी चीज़ इसमें से सही है। तो आंसर यहाँ पे C है, दोनों ही सही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन वेरी इजी, बट सेकंड पॉइंट जो है वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा होगा तभी ये चीज़ कर पाओगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल इससे क्वेश्चन, हर अल्टरनेट ईयर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देश में रिटेल पेमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन की हेल्प से। सिंपल है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिटेल पेमेंट को बढ़ावा देगा, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI ने और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोनों मिलकर किसको दिया है? NPCI को। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड थिंग, जो कोर ऑब्जेक्टिव है is to consolidate और integrate the multiple systems with varying service level into the nationwide uniform standard business process all retail पेमेंट सिस्टम। तो जितना भी पेमेंट सिस्टम है, रिटेल पेमेंट सिस्टम होता है देश में, उसको एक यूनिफाइड और कंसोलिडेट किया जाए, ताकि कस्टमर्स को और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। इज अफोर्डेबल पेमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना है कॉमन मैन के लिए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देना है। दैट आर द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट ऑफर्स मैनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं भीम NPCI के, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, हमें याद करना है। रुपे कार्ड, भीम ऐप, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, और कई सारे। तो आपको ये करंट अफेयर क्यों पढ़ना है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए करंट अफेयर पढ़ना है। तो इस थीम पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, और आने वाले सालों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2025 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसे कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ और इम्पॉर्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उसको याद करने की ज़रूरत है आपको, है ना। बार बार 2 से 3 बार अगर वीडियो देखते हो तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया है कि स्मार्ट स्टडी करना है, हमें टाइम बचाना है। तो आप ये सारी की सारी वीडियो 1.25 में लगाकर, 1.5 में लगाकर रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। अब डेली नहीं देखना है 2 से 3 बार, आप कंटिन्यू करते रहो। अभी
लास्ट में जब रिवीजन करोगे तो वापस से आके इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करना है और उनके आंसर क्या है, किस तरीके से यूपीएससी ने उसको एलिमिनेट करने के ऑप्शन दिए थे या फिर जो भी फ्रेम किया था उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन सारी वीडियो को देखना है। रुपे कार्ड, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई चलाता है, भारत बिल पेमेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट, फास्टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्टैग डे टू डे एक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं जब आप टोल पे करते हो नेशनल हाईवे पे, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउसेस, देन इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IPS, 99 हैशटैग *99 हैशटैग जो मोबाइल से आप पेमेंट सिस्टम कर सकते हो, आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप SMS के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, *99 हैशटैग कर सकते। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एक सिस्टम है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। दैन चेक ट्रंकेशन सिस्टम भी एक NPCI ने ऑफर किया है रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए। सिंपल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है NPCI और हमें याद रखना है इस तरीके से हम बार बार वीडियो देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से 2017 में क्वेश्चन आया है, अभी आलम ने पढ़ा, तो रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी चाहता है आपको इस सब के बारे में नॉलेज रहे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मतलब है एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराना पेमेंट के लिए जो कंप्लीट यूनिफाइड हो, सारे के सारे पेमेंट सिस्टम पेमेंट गेटवे को अपने आप में कंसोलिडेट कर दे, उसका मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है एक इंटरनेट का पेज, इंटरनेट का आप कह सकते हो एक माइन्यूट लेवल पर, छोटे से लेवल पर एक लिंक और इंटरनेट की एक जगह। सिंपल है, एक वेबसाइट और एक फेस इंटरफेस है जहाँ से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया NPCI ने, UPI जिसे बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम UPI का यूज़ करेंगे और UPI को NPCI लागू कर रही थी 2017 में, तब का क्वेश्चन है ये, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, तो क्या उससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहला है मोबाइल वॉलेट विद will not be necessary for ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए ज़रूरी नहीं रहेगा मोबाइल वॉलेट आपके पास में हो, अगर होगा तो भी, नहीं होगा तो भी UPI से आप पे कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। मोबाइल वॉलेट समझते, वॉलेट बनाए गए थे, जैसे उसमें आपने पैसे डाल दिए, जब यूज़ करना है मोबाइल से आपने उसको यूज़ कर लिया। सेकेंड है डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades। ये ऑप्शन आप पढ़ के ही एलिमिनेट कर सकते हो कि ये नॉनसेंस है। नेक्स्ट इज FDI इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। FDI का और UPI का क्या रिलेशन है, कोई डायरेक्ट समझ में नहीं आता। मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज आपसे पूछे गए हैं, तो एलिमिनेट करो। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू द पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? आसान होगा, UPI के थ्रू सरकार मोबाइल बैंकिंग से आपको डालेगा, लेकिन बैंक अकाउंट के बिना पॉसिबल है क्या? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, जनधन योजना की ज़रूरत है ना, और उसको सबसे पहला स्टेप वो है। ये इनडायरेक्टली आसान बनाएगा सब्सिडीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, आप UPI का यूज़ करना जानते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तब जाके। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे A है। A और B में से आप डाउट में जा सकते हो, मान लिया है ना, तो आपको जाना है A पर। A पर क्यों जाना है? क्योंकि मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो UPI का है रिटेल पेमेंट पर है। सब्सिडी जो भी है वो इनडायरेक्ट, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे हमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर इसका A है। मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी UPI आने से। UPI है क्या? UPI एक पेमेंट सिस्टम है सिंपली, है ना, जो हमें एक जगह से, एक पर्सन से, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट करने के लिए अलाउ करता है स्मार्टफोन का यूज़ करने से। जहाँ पर कस्टमर क्या कर सकता है, डायरेक्ट एक बैंक अकाउंट से दूसरे डिफरेंट मर्चेंट को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ऑफलाइन भी UPI का यूज़ किया जा सकता है, हमेशा याद रखना।
कई सारे लोगों को हमें नहीं पता रहता है कि हम ज़्यादातर स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन यूज़ करते हैं। ऑनलाइन यूपीआई का फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आप यूज़ करोगे, लेकिन ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्लियर रखना है। बार बार आपको बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। आपने एक बार यूपीआई अकाउंट बना लिया, यूपीआई एड्रेस आपने क्रिएट कर लिया, अपना पासवर्ड बना लिया, तो जब भी आपको पेमेंट करना है तो अपना यूपीआई एड्रेस आपको डालना है, ठीक है, और आप लोगों को पासवर्ड आपने क्लिक किया, आप पेमेंट कर पाओगे। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद में अच्छे खासा इंपॉर्टेंट हमारा डिजिटलाइजेशन पे रहा है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। इसलिए आपको करंट अफेयर पढ़ना भी है, और इस तरीके से क्वेश्चन अगर उसमें आते हैं, न्यूज़ में आते हैं, टॉपिक आते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। देखो डिस्क्राइब करेगा, यूपीएससी ने बोला है कि डिस्क्राइब कर सकता है बहुत सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ को, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब जो करेगा वो आंसर माना जाएगा। किस चीज़ को? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट अगेन कोई भी एसेंशियल मटेरियल में कवर नहीं होगा। ऐसे वाले सारे टॉपिक हम करंट अफेयर से कवर करेंगे। ऑप्शन 1, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीएससी ने कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट से क्या मतलब है, और मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, द इंसेंटिव, इट इज अ इंसेंटिव, पहला बता दिया गया यहाँ पे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक इंसेंटिव है। ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग जो बैंक मर्चेंट को देते हैं फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक, सिंपल। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक टू देयर कस्टमर, बैंक कस्टमर को पैसे देता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट उसको बोलते हैं, फॉर यूजिंग देयर फाइनेंशियल फॉर यूजिंग देयर डेबिट कार्ड फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकेंड है चार्ज टू अ मर्चेंट, मर्चेंट को एक चार्ज है जो बैंक उस पर लगाता है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एंड फोर्थ इज इट इज अ इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है मर्चेंट को। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने बिना पढ़े जब इसको क्वेश्चन को पढ़ा था तो मेरा ये गलत ऑप्शन था जो मैंने अंदाजे से लगाया था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो मर्चेंट को डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब मर्चेंट का फायदा है यहाँ पर, और मर्चेंट को पैसे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव वाला मुझे सही लग रहा था। या तो इसका ए आंसर मुझे लगा था उस टाइम पे, या तो डी। मैंने एग्जाम नहीं दिया था 2018 का, पीवाईक्यू एनालिसिस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन ये टोटली अपोजिट है। कई क्वेश्चन छोड़ने वाले रहते हैं एग्जाम में, जो हमें नहीं आते उसको हमें छोड़ देना चाहिए। ये क्वेश्चन वही है। अगर करंट अफेयर आपने पढ़ा होता, मैंने पढ़ा होता, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है, तो मर्चेंट डिस्काउंट सिंपल एक फ़ी है, एक चार्ज है जो बैंक मर्चेंट पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। तो आंसर इसका सी है। क्लियर है? आंसर इसका सी है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड यूज किया गया है, लेकिन ये एक चार्ज है, फी है जो दुकानदार को, बिजनेस ओनर को, ट्रेडर्स को देना पड़ेगा अगर वो डेबिट कार्ड पीओएस के थ्रू पेमेंट लेते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक फी चार्ज फ्रॉम अ मर्चेंट, मर्चेंट को देना है बैंक के लिए फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। समझ में आ गया? पीओएस, टर्मिनल और पेमेंट गेटवे। तो एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं पीओएस का यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट के लिए तो सरकार को टैक्स तो देना ही देना है, पता चल जाएगा, मतलब वाइट मनी है यहाँ पर, ब्लैक मनी का कोई काम भी नहीं रहेगा। उसके ऊपर से मुझे फिर पैसे भी देने पड़ेंगे बैंक को कि मैंने बैंक का कार्ड और पीओएस वगैरह लिया था। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है फॉर्मलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम के लिए। आज चीज़ें अलग हैं, फ़ोन पे वगैरह से करोगे तो वहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आज भी कार्ड अगर यूज़ करोगे तो 2.5% या फिर 2% के अराउंड क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का पेमेंट मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ता है। लोग इसलिए मना करते हैं कि भैया मैं पैसे नहीं दूंगा, आपको ही पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ करोगे तो कई लोग आपसे ही पैसे मांगेंगे कि ये वाले पैसे जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है आपको देना पड़ेगा, मैं अपनी जेब में से नहीं दूंगा। इससे अच्छा है आप मुझे फ़ोन पे कर दो या फिर कैश पेमेंट कर दो, सिंपल है। तो ये न्यूज़पेपर से हमें कवर करने हैं ऐसी सारे के सारे टॉपिक। डिमोनेटाइजेशन 2016 के बाद में ये बहुत ज़्यादा
न्यूज़ में पेमेंट के रिगार्डिंग टॉपिक आए हैं, तो हमें इसको फोकस में रखना है। 2018 का क्वेश्चन आया है एटीएम से रिलेटेड। एटीएम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी न्यूज़ में रहें, कोई भी एक यूनिक थीम और यूनिक टॉपिक यूपीएससी हर साल उठाता है, जो हमें एसेंशियल मटेरियल में नहीं मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, मतलब जितने भी एटीएम है उनको लिंक कौन करता है। सिंपल है, एटीएम को मैनेजमेंट कौन देख रहा है। पहला है इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना छोटा मोटा काम नहीं करेगा, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा। इंडियन बैंक एसोसिएशन हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कम हो सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम है इनका, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो सकता है। तो आंसर या तो ए होता या तो सी होता, जो मुझे कन्फ्यूज़न इसमें होती अगर मैं उस साल पेपर दे रहा होता और नॉर्मली पढ़ रहा था। लेकिन इसका आंसर है सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है। उसके अंदर एक एंटिटी है नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस, 2009 में इसको एनपीसीआई के अंडर ला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग सी थीम यूपीएससी ने पकड़ी और जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। एक बार क्वेश्चन ईवीएम से रिगार्डिंग भी आया था कि ईवीएम को बनाता कौन है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी मटेरियल कहीं पे भी नहीं मिलोगे, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस पे नहीं लाना है। 5 से 6 क्वेश्चंस जो आएंगे हम उसको एलिमिनेट करके छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को हमें आंसर देना जरूरी नहीं है यूपीएससी एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से द हिंदू में कवर हुआ था एडिटोरियल, एनपीसीआई टाइटन्स सिक्योरिटी एज क्रिमिनल्स टारगेट एटीएम और ई बैंकिंग। इस तरीके से ये न्यूज़ में था, एडिटोरियल आया था द हिंदू में 2017-18 के अराउंड, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है भीम से रिलेटेड, भीम यूपीआई जो ऐप है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सो विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भीम ऐप allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। While a chip pin debit card has 4 factors authentication, Bheem app has only 2 factor authentication। Which of the following statement are correct? सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन मुझे पता था, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपको ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे ये पूछा गया है, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो और डेबिट कार्ड को लिंक करते हो किसी पेमेंट ऐप से, तो यहाँ पे 4 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, लेकिन जो भीम ऐप है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे जब आपने नोटिस किया हो कि जब आप पेमेंट करते हो या फिर भीम ऐप आपने चलाया है तो कितने स्टेप में वेरिफिकेशन होता है। तो ये उल्टा यहाँ पे बताया गया है। जो भीम ऐप है ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन आपसे लेता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एक बार पासवर्ड, और जो डेबिट कार्ड है वो सिर्फ 2 बार लेता है। आंसर यहाँ पे ए ओनली। ठीक है, तो आप यूपीआई से किसी को भी पैसे भेज सकते हो अगर आप यूपीआई बैंक अकाउंट उससे लिंक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सॉरी इसी रिगार्डिंग है कि भीम यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी एक पेमेंट ऐप है, सिंपल एक पेमेंट ऐप है जो ट्रांजैक्शन को आसानी से करने में यूज़ करता है यूपीआई का यूज़ करते हुए। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो भीम यूपीआई एक पेमेंट ऐप प्लेटफॉर्म है और यूपीआई क्या है, यूपीआई एक लिंक है, तो लिंक से जुड़े हुए हैं। तो ऐप कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इनको लिंक करने का काम करता है यूपीआई इस तरीके से। समझ में आया? तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डेबिट कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। भीम ऐप मोर
सिक्योर है, जो कि 3 स्टेप वेरिफिकेशन पे काम करता है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करने के लिए। तो कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि हम डेली जो यूपीआई को यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिट क्या है, यूपीआई को आप कितने बार यूज़ कर सकते हो एक दिन में, कितना अमाउंट उससे ट्रांजैक्ट कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार यूपीएससी हमसे पूछ चुकी है प्रैक्टिकल नॉलेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से क्वेश्चन आया है। रिसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा। जितना भी डाटा है पेमेंट ट्रांजैक्शंस का, वो डाटा के रिगार्डिंग आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जिसको डाटा डिक्टेट बोला गया था। फर्स्ट, they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India. Only word यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। नेक्स्ट, they shall ensure that the system are owned and operated. ओनर भी उसका कौन रहेगा, ऑपरेशन भी कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही करेगी। मतलब सरकार, गवर्नमेंट की जो कंपनी है सिर्फ वही कर पाएगी, कोई और नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ये तो। दे शैल सबमिट करेंगे क्या, कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना है, किसको करना है, टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब दिसंबर में। तो यार थोड़ा सा सोचो, कैग के पास में इतना टाइम रहेगा कि इतनी खतरनाक, इतनी बड़ी, इतना वाइडर डाटा को देखे। पहली चीज, क्वेश्चन टोटली फैक्चुअल है। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर मैंने पढ़ा होगा, तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें माइंड में लाना है, समझना है कि कैग का इम्पोर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग को ऑडिट करना। अब यहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम का स्टोरेज डाटा है वो कैग के पास जा सकता है, जा तो किसी के पास भी सकता है, लेकिन कैग को काम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। कैग के पास में अगर इतना काम दे दिया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। और भी कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए है कि पहला ऑप्शन सही है कि जो इंटायर डाटा है, इंडिया में जितना भी पेमेंट सिस्टम डाटा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही स्टोर होगा, कहीं और स्टोर नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही करे। तो रिजर्व बैंक ने दिया था डाटा डिक्टेट, ऑल द सिस्टम प्रोवाइडर्स शैल एंश्योर इंटायर डाटा, सारा का सारा डाटा। ये डाटा प्राइवेसी में आप टॉपिक जब भी पढ़ोगे न्यूज़ में तो आपको नोटिस करना है, ओनली इन इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कई बार ओनली गलत होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पर ओनली सही है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉरेन लेग ऑफ ट्रांजैक्शन इफ एनी द डाटा कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन द फॉरेन कंट्री। अगर कोई ट्रांजैक्शन विदेश में जा रहा है, विदेश से रिलेटेड बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन है, इस केस में फॉरेन कंट्री में भी स्टोर होगा। मतलब इंडिया में तो स्टोर होना ही होना है, अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो फॉरेन कंट्री में भी किया जा सकता है अगर जरूरत है, इफ रिक्वायर्ड। सिस्टम प्रोवाइडर्स शैल एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द सिस्टम। इस तरीके से है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही ऑडिट करना पड़ेगा। और ऑडिट जो है एक साइट इन एम्पैनल रहेगा, जो साइट इन का पैनल है वही इसको ऑडिट करेगा, और जो रिपोर्ट इसकी जानी है वो रिजर्व बैंक के पास में जाएगी एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो कैग के पास नहीं जाने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन में हमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हर एक वर्ड को नोटिस करना रहता है कि किसने किया है, किसने नहीं किया है, टाइम पीरियड, ओनली, बट, आल्सो, इस तरीके से ऑलवेज जो भी कीवर्ड है उसको हमें हाईलाइट करके बार बार उस पर एम्फेसाइज करके ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक पेमेंट इकोसिस्टम्स हमने कवर कर लिया है। हमारा टॉपिक ये लेक्चर 5 कंप्लीट हुआ। और अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है PSIR ऑप्शनल के लिए, और ये हमारा जनरल चैनल है। आपको सारी यूपीएससी मटेरियल, स्टडी रिलेटेड और जितने भी डाउट हैं आपको यहाँ पे क्वेरी, वीडियो, PDF यहाँ पे मिल जाएंगे, और आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो। कोई भी डाउट है, सजेशन है, आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।
Take care. Love you all. Bye bye.